हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज हम लोग जो है चैप्टर 1 जो है आपका क्लास 10 का स्किल सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसका फर्स्ट चैप्टर को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जो आपका क्लास 10 में स्किल सब्जेक्ट्स है उसमें एआई जो है एक बहुत ही पॉपुलर स्किल सब्जेक्ट है। मैक्सिमम बच्चे जो है एआई या फिर आईटी को चूज़ करते हैं। तो एआई का जो मैंने सीरीज स्टार्ट किया है तो उसमें मैंने पहले आपको सिलेबस बताया था, फिर अभी हम लोग फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। जो इसका फर्स्ट चैप्टर है वो है एआई प्रोजेक्ट साइकिल, डोमेन्स एंड एथिकल फ्रेमवर्क्स। ठीक है, तो इसमें बेसिक जो है एआई का फंक्शनिंग के बारे में आपको कुछ बेसिक डिटेल्स जो है वो मिलने वाला है। तो पूरा वीडियो को आप देखिएगा। पूरा आपका जो चैप्टर है एकदम स्टेप बाय स्टेप जो भी टॉपिक्स है आपके हैंडबुक में उसके हिसाब से मैंने इसको बनाया है। तो उसके हिसाब से आपके सारे डाउट्स वगैरह जो है इस चैप्टर को लेके वो सारे क्लियर हो जाएंगे, और जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रहा है पूरा एकदम कंप्लीट चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको जो है एकदम अच्छे वाले नोट्स चाहिए, ठीक है, एआई के एकदम बहुत ही बढ़िया वाले नोट्स चाहिए, तो आपको जो है हमारा एआई का ई बुक मतलब पीडीएफ फॉर्म में आपको ई बुक जो है अभी के अभी देखने को मिल जाएगा, अवेलेबल है। आप चाहे तो जाके इस लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन या फिर पिन कमेंट में मिल जाएगा, दोनों जगह आप देख सकते हैं, या फिर आपका चैनल के बायो में मिल जाएगा। वहाँ से आप जाके इस ई बुक बहुत ही मिनिमम प्राइस में परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का जो सेक्शन है उसके भी नोट्स आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो एकदम जो भी लोग हैं, जितने भी लोग जो ई बुक प्रोवाइड करते हैं, सबसे सस्ता मुझे ही आपको देना पड़ता है, मैं ही आपको देता हूँ। तो आप जो ज़रूर से ज़रूर एक बार चेकआउट कीजिए। बाकी आप जो है मतलब वीडियो को अच्छे से देखिए तो भी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये बुक परचेस करना ज़रूरी नहीं है, ये मैं आपको पहले ही बताता हूँ। तो आप चाहे तो परचेस कर सकते हैं, आपके पास अगर पैसा है तो आप परचेस कर सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप पूरा वीडियो को अच्छे से देखिए, नोट्स बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने इस वीडियो में। जो सबसे पहला है आपका एआई प्रोजेक्ट साइकिल होता क्या है। ठीक है, तो व्हाट इज़ द एआई प्रोजेक्ट साइकिल, ये क्या है। तो इमेजिन यू हैव टू मेक अ ग्रीटिंग कार्ड फॉर योर मदर्स बर्थडे। ठीक है, तो आपको अगर अपने मम्मी के बर्थडे के लिए ग्रीटिंग कार्ड बनाना है, ठीक है, तो आप जो है कॉन्शियसली या फिर सबकॉन्शियसली योर माइंड मेक्स अ प्लान टू एग्जीक्यूट द टास्क। ठीक है, आपको उस काम को करने के लिए एक प्लान बनता है आपके माइंड में। ठीक है, कि आप क्या करते हो, पहले आइडियाज सोचोगे, फिर मटेरियल्स गैदर करोगे, फिर उसको बनाओगे स्टेप बाय स्टेप। तो ये क्या है, एक प्रोसेस है। ठीक है, तो उसी तरह से जब हम लोग एक एआई प्रोजेक्ट को बनाते हैं, द एआई प्रोजेक्ट साइकिल गिव्स एन एप्रोप्रिएट फ्रेमवर्क दैट लीड अस टुवर्ड्स आवर गोल। इट इज़ द cyclic process follow to complete an AI project and it has 6 main stages। तो AI प्रोजेक्ट साइकिल क्या है, किसी भी एक AI प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें कुछ प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है, कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। वही स्टेप्स जो है आपको इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो स्टेप्स है इसी को हम लोग एआई प्रोजेक्ट साइकिल कहते हैं। ठीक है, तो ये जो स्टेप्स है वो क्या है, सबसे पहले लुक फॉर ग्रीटिंग कार्ड आइडियाज़ फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। जैसे कि आप जो है पहले क्या करते हो, ठीक है, पहले आप जो है यहाँ पे ग्रीटिंग कार्ड के आइडियाज़ को देखते हो। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे देखने का पड़ता है कि अगर आपके पास ऑलरेडी मटेरियल्स है कि नहीं है। ठीक है, और नहीं है तो आप उसको कहीं से लेके आओगे। वैसे ही हम लोग को एआई के बनाते वक्त भी ये सब देखना पड़ता है कि हमारे पास पहले से मटेरियल्स डेटा है कि नहीं है। ठीक है, मटेरियल मतलब एआई के का इसमें क्या रहेगा, डेटा रहेगा। अगर नहीं है तो उसे बाहर से लेना पड़ेगा। ठीक है, एंड इफ ए मिस्टेक कांट बी फिक्स डिस्कार्ड द कार्ड एंड स्टार्ट रीमेकिंग इट। ठीक है, और कोई भी एक ऐसा चीज़ आपने कर दिया जिसमें कोई गलती आपका फिक्स नहीं हो सकता तो उसको आपको छोड़ के दूसरा बनाना पड़ेगा। ठीक है, फिर फाइनलाइज द डिज़ाइन एंड लिस्ट आउट द मटेरियल्स रिक्वायर्ड टू मेक इट। ठीक है, फिर आपको डिज़ाइन को फाइनल करना है और क्या क्या मटेरियल्स चाहिए, मतलब एआई के केस में आपको क्या क्या डेटा चाहिए वो आपको फाइनलाइज कर लेना है एकदम। ठीक है, और जब सब कुछ रेडी है आपको कार्ड को बनाना शुरू कर देना है। और वंस द ग्रीटिंग कार्ड इज मेड, गिफ्ट इट टू योर मदर। सो दिस इज द बेसिक स्टेप विच यू विल यूज while gifting to your mother। सेम इन्हीं तरह से हम लोग जो है एआई को, किसी भी एआई के प्रोजेक्ट को बनाने के लिए इस तरह से स्टेप्स को फॉलो करते हैं। तो वो जो स्टेप्स है एआई के टर्म्स में अगर हम लोग देखेंगे तो वो क्या है, एआई का जो टर्म है उसके हिसाब से देखेंगे तो क्या है। ठीक है, तो दिस स्टेप शोज हाउ वी प्लान टू एग्जीक्यूट एनी टास्क। ठीक है, 6 स्टेप्स है टोटल। सबसे पहला है प्रॉब्लम स्कूपिंग। ठीक है, प्रॉब्लम को फाइंड करना, फिर हमें डेटा को एक्विजिशन करना है। ठीक है, मतलब डेटा को लेना है, फिर डेटा को एक्सप्लोर करना है, फिर मॉडलिंग करना है, फिर एवेल्युएट करना है, और उसके बाद डिप्लॉय करना जो हमारा लास्ट स्टेप होने वाला है। ठीक है, तो यही है प्रोजेक्ट साइकिल के 6 स्टेप्स जो कि आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके ऊपर आपके क्वेश्चंस जो है आ सकते हैं, डेफिनेटली डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो है एकदम भी इसको मिस नहीं करना है, इसको एकदम अच्छे से आपको याद रखना है। चलिए अब हम लोग देखते हैं ये जो आपके एआई प्रोजेक्ट साइकिल के जो स्टेप्स है उनको एक एक करके, ठीक है, एकदम डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहला जो आपका प्रॉब्लम स्कोपिंग है, ठीक है, प्रॉब्लम स्कोपिंग का जो स्टेप है, तो यहाँ पे क्या होता है, यू सेट द गोल फॉर योर एआई प्रोजेक्ट बाय स्टेटिंग द
प्रॉब्लम यू विश टू सॉल्व। ठीक है, तो आप क्या करते हो, अपना गोल को सेट करते हो जो भी आपका एआई प्रोजेक्ट है। ठीक है, और मतलब वहाँ पे आप जो है मतलब कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं उसको लेके, और अंडर प्रॉब्लम स्कोपिंग वी लुक एट वेरियस पैरामीटर विच अफेक्ट द प्रॉब्लम सो दैट द पिक्चर बिकम्स क्लियर। ठीक है, और प्रॉब्लम स्कोपिंग में हम लोग अलग अलग जो पैरामीटर्स है, अलग अलग जो चीज़ें हैं उनको देखते हैं। ठीक है, जो कि आपका जो प्रॉब्लम है उसको अफेक्ट कर सकता है, इससे हमें एक बेटर क्लैरिटी मिलता है। फिर डेटा एक्विजिशन का जो स्टेप है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी डेटा है, ठीक है, मतलब जो आपका प्रोजेक्ट है उसके लिए हमें कुछ डेटा चाहिए था। ठीक है, तो वो जो डेटा है मतलब प्रॉब्लम को समझने के बाद हमें वो डेटा को कलेक्ट करना है। ठीक है, अलग अलग रिलायबल एंड ऑथेंटिक सोर्सेज से हमें डेटा को कलेक्ट करना है। ठीक है, डेटा जो है आपका लार्ज नंबर में है, इसको हमें क्या करना है, एक विजुअल फॉर्म देना है, ग्राफ, डेटाबेस, फ्लो चार्ट, मैप, इसमें बना लेना है। और इससे हमें क्या होगा कि हमें डेटा को इंटरप्रेट करना ईजी हो जाएगा, डेटा को समझना ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड स्टेप वो है। उसके बाद जो हमारा थर्ड स्टेप है वो डेटा एक्सप्लोरेशन का है। तो डेटा एक्सप्लोरेशन में क्या होता है कि आफ्टर एक्वायरिंग डेटा यू एक्सप्लोर इट टू अंडरस्टैंड द पैटर्न इट फॉलोज। तो जो डेटा है, ठीक है, आपने उसको एक्वायर कर लिया, तो अब इसके बाद आपको उसको समझना पड़ेगा। तो उसको समझने के लिए आपको डेटा एक्सप्लोरेशन का स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या होता है, विजुअलाइजिंग द डेटा, ठीक है, ग्राफ वगैरह में मेक्स दिस पैटर्न ईजियर टू इंटरप्रेट। ठीक है, तो आप जो है यहाँ पे जब इसको विजुलाइज कर देते हैं, ग्राफ्स, डेटाबेस, फ्लो चार्ट, इन सब में बना देते हैं डेटा को, तो ये क्या होता है, विजुलाइज करना इजी होता है, डाटा को एक्सप्लोर करना इजी होता है। बहुत सारा अगर टेक्स्ट लिखा हुआ है, मान लीजिए 10 पेज टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, वो ज़्यादा समझना ईजी रहेगा, या फिर आपका 2 पेज ग्राफ है वो ज़्यादा समझना ईजी रहेगा। डेफिनेटली आपका 2 पेज ग्राफ जो है ज़्यादा ईजी रहेगा, तो इसलिए ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसका जो हमारा फोर्थ स्टेप है वो है आपका मॉडलिंग। मॉडलिंग में क्या होता है, आफ्टर एक्सप्लोरिंग द पैटर्न यू डिसाइड अपॉन द टाइप ऑफ मॉडल यू वुड बिल्ड टू अचीव द गोल। ठीक है, तो आपका जो भी गोल है, एआई प्रोजेक्ट का एक गोल है, उस गोल को अचीव करने के लिए आप एक टाइप ऑफ मॉडल जो है वो बनाएंगे। ठीक है, तो आप जो है पूरा सब कुछ को एक्सप्लोर करने के बाद आप जो है डिसाइड करते हैं कि कौन सा टाइप ऑफ मॉडल जो है आप बिल्ड करेंगे ताकि आप अपने इस गोल को अचीव कर सके। ठीक है, तो आपको जो है क्या करना है, यहाँ पे इस स्टेप में ऑनलाइन रिसर्च करना है, सेलेक्ट करना है वेरियस मॉडल जो कि आपको सुटेबल आउटपुट दे सकता है। टेस्ट द सेलेक्टेड मॉडल्स एंड फिगर आउट विच इज द बेस्ट एफिशिएंट वन। द मोस्ट एफिशिएंट मॉडल बिकम द बेस ऑफ योर एआई प्रोजेक्ट एंड यू डेवलप योर एल्गोरिदम अराउंड इट। ठीक है, तो आपको जो है अलग अलग मॉडल्स जो है ऑलरेडी अवेलेबल रहेंगे मार्केट में, उसको जो है जाके चेकआउट करना है। उनमें से जो भी सबसे बेटर आपको लगे, ठीक है, वो जो मॉडल्स है जो भी आपको सबसे ज़्यादा बेस्ट लगे, उस मॉडल में से आपको एक मॉडल को चूज़ करना है। ठीक है, और वही जो है आपके एआई प्रोजेक्ट का बेस बनेगा। ठीक है, और आप जो है अपना एल्गोरिदम को उसी के अराउंड आप शिफ्ट कर सकते हैं, उसी जो आपका एआई मॉडल है उसको आप जो है मतलब उस तरह से आप डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मॉडलिंग का जो स्टेप होता है उसमें बेसिकली आप जो है अपना एक मॉडल बिल्ड करते हैं जिससे आप अपना जो गोल है, ठीक है, मॉडल के यूज़ से आप जो है अपना गोल को अचीव कर सके। मॉडल क्या है, आपका एआई मॉडल है। ठीक है, तो इसको आपको डेवलप करना है, इसको आपको चूज़ करना है, उसके बेस पे आप जो है अपना गोल पे रीच कर सको। ठीक है, तो ये जो है आपका 3 और 4 स्टेज हो गया। और 5th एंड 6th जो हमारा स्टेज है उसको हम लोग देखते हैं। 5th स्टेज है एवेल्युएशन। एवेल्युएशन में क्या होता है, वंस मॉडलिंग इज कंप्लीटेड यू नीड टू टेस्ट योर मॉडल ऑन सम न्यूली फेच्ड डेटा। ठीक है, तो आपने मान लीजिए एक मॉडल को बना लिया। ठीक है, आपने एक मॉडल बनाया जो कि आइडेंटिफाई कर सकता है आपका मॉडल का क्या कैपेबिलिटी है, वो देख लीजिए, वो आइडेंटिफाई कर सकता है कोई भी एनिमल को। ठीक है, तो आपको जो है उसको कुछ न्यूली फेच डेटा पे उसको टेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि आपको पता चल सके कि ये रियल यूज़ में हम लोग यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, जैसे कि वो सारे एनिमल्स को आइडेंटिफाई कर सकता है, तो आपको जो है क्या करना है, आपको जो है यहाँ पे 2 इंसेक्ट्स के फ़ोटो देने हैं। ठीक है, और 2 कुत्तों का फ़ोटो दे दीजिए, कुछ भी एक फ़ोटो दे दीजिए और उसे आइडेंटिफाई करने दे दीजिए। अलग अलग चीज़ों में टेस्ट कीजिए ताकि आपको पता चल सके कि कितना ऑथेंटिकली काम कर पा रहा है। ठीक है, एवेल्युएट करने के बाद आपको जो है फिर डिप्लॉय करना है। डिप्लॉयमेंट क्या होता है, डिप्लॉयमेंट मतलब डिप्लॉय जो है उसका लास्ट स्टेज है। ठीक है, तो फाइनली आफ्टर evaluating the deployment stage is crucial for ensuring the successful integration and operation of AI solution in real world environment, enabling them to deliver value and impact to user and stakeholders। ठीक है, तो फाइनली जब आपने सब कुछ कर लिया है तो आप जो है अपने AI मॉडल को पब्लिश कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं, और ये जो है हमारा फाइनल स्टेज है। इससे जो है जो भी यूज़र्स है उनको इसका बेनिफिट मिल पाएगा। ठीक है, जो भी यूज़र्स है तभी उसको यूज़ कर पाएंगे, जब आपके पास ही मॉडल रह जाएगा तो यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो डिप्लॉयमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये स्टेजेस हमने देख लिए। ठीक है, जो भी एआई के प्रोजेक्ट साइकिल में स्टेजेस थे सभी को हमने अच्छे से देख लिया है। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं आपका जो एआई डोमेन्स है। ठीक है, एआई डोमेन्स क्या होते हैं, तो इंट्रोडक्शन टू एआई डोमेन जो हमारा 1.2 है, इसको चलिए अब हम लोग देखते हैं।
तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिकम इंटेलिजेंट अकॉर्डिंग टू द ट्रेनिंग इट गेट्स, ठीक है। एआई जो है कैसे इंटेलिजेंट बनता है, जैसे उसको ट्रेनिंग मिलता है। एआई को जितना अच्छा ट्रेन किया जाएगा वो उतना ही ज़्यादा इंटेलिजेंट बनेगा, ठीक है। तो फॉर ट्रेनिंग द मशीन इज फेड विद डाटा सेट्स। तो ट्रेनिंग कैसे होता है, अब ऐसा तो ये है नहीं कि ये लोग जो है वहाँ पे दौड़ेंगे एकदम सुबह सुबह एकदम पुशअप मारेंगे ट्रेन करेंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इनको चाहिए डेटा सेट्स, डेटा के बेसिस पे लोग ट्रेन होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन द एआई एल्गोरिदम इज बिल्ड फॉर द डेटा फेड इनटू इट चेंजेस, ठीक है। विद रेस्पेक्ट टू द टाइप ऑफ डेटा फेड एआई मॉडल्स कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू 3 डोमेन्स। तो हम लोग जिस टाइप का डेटा देते हैं एआई मॉडल्स को, उसके बेसिस पे हम लोग ब्रॉडली 3 टाइप के एआई मॉडल को क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी, एआई डोमेन्स को क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। और ये बेस्ड होता है उसके किस तरह का डाटा हम लोग उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो पहला जो है हमारा कैटेगरी, मतलब पहला जो है हमारा डोमेन है, ठीक है, वो है आपका एआई डोमेन में स्टैटिस्टिकल डेटा के बेसिस पे होगा। दूसरा है आपका कंप्यूटर विजन और तीसरा है आपका नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ठीक है। तो इसमें जो है इनका अलग अलग जो है कुछ मतलब आपका जो है डेटा के बेसिस पे हम लोग अलग अलग आउटपुट्स भी निकाल सकते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे डिटेल में, ठीक है। तो स्टैटिस्टिकल डेटा का अगर बात करेंगे तो ये लोग कलेक्ट, मेंटेन एंड डेराइव्स मीनिंग फ्रॉम न्यूमेरिकल डेटा सेट्स, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स मतलब क्या होता है, नंबर्स। तो न्यूमेरिकल डेटा के बेसिस पे हम लोग जो है वो एक बना सकते हैं, ठीक है, डोमेन। उसके बाद कंप्यूटर विजन में आपका जो है यहाँ पे, ठीक है, विजन मतलब आप देख लीजिए, मतलब जो देखने का कैपेबिलिटी होता है, ठीक है। एबिलिटी टू एक्वायर, एनालाइज एंड इंटरप्रेट विजुअल इन्फॉर्मेशन, जो भी आपका फोटोज, इमेजेस, वीडियोस, इन सब के बेसिस पे ट्रेन किया जाएगा। एनएलपी जो होता है, एनेबल्स कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड एंड इंटरेक्ट यूजिंग ह्यूमन नेचुरल लैंग्वेज। नेचुरल लैंग्वेज मतलब कि जो हम लोग यूज़ करते हैं। तो एनएलपी जो है हमें क्या हेल्प करता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इसको हम लोग एनएलपी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें हेल्प करता है, एआई को हेल्प करता है जो ह्यूमंस का नेचुरल लैंग्वेज है उसको अंडरस्टैंड करने में, ठीक है, उसको समझने में, ओके। तो ये जो है आपके अलग अलग एआई डोमेन्स है, ठीक है। बाकी आपको अगर ऐसा पढ़ के अच्छा लग रहा हो, आपको इसी तरह से अच्छे नोट्स चाहिए, तो आप जो है ई बुक को डेफिनेटली एक बार चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग इनको डिटेल्स में देखते हैं। एआई का जो डोमेन्स है उनको हम लोग एकदम अच्छे से डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है हमारा स्टैटिस्टिकल डेटा है, ठीक है। स्टैटिस्टिकल डेटा जो है इट्स डोमेन ऑफ एआई रिलेटेड टू डेटा सिस्टम एंड प्रोसेसेस इन विच द सिस्टम कलेक्ट्स न्यूमरस डेटा, मेंटेन्स डेटा सेट एंड डेराइव्स मीनिंग सेंस आउट ऑफ देम, ठीक है सर। सो आपका जो स्टैटिस्टिकल डेटा है, ठीक है, वो क्या है, वो एआई रिलेटेड मतलब ये स्टैटिस्टिकल डेटा एक डोमेन है, ठीक है, जहाँ पे मतलब ये डेटा सिस्टम एंड प्रोसेस इन विद द सिस्टम कलेक्ट न्यूमरस डेटा, मतलब जो आपका अलग अलग जो नंबर्स वाले डेटा है, ठीक है, और डेटा सेट्स को मेंटेन करता है, ठीक है, और मीनिंग जो है डिराइव करता है उस नंबर्स के बेसिस पे। द इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्टेड थ्रू स्टैटिस्टिकल डेटा कैन बी यूज टू मेक अ डिसीजन अबाउट इट, ठीक है। तो जो भी आपके इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट किया गया है, जो स्टैटिस्टिकल डेटा आपने प्रोवाइड किया है, तो उसके बेसिस पे हम लोग कोई एक डिसीजन को बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल अगर देखेंगे स्टैटिस्टिकल डेटा का, तो दिस वेबसाइट्स आर ड्रिवन बाय लोड्स ऑफ डेटा, ठीक है। जो प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट होता है, प्राइस कंपैरिजन, जैसे कि आजकल आप जो है ऐड में देखेंगे एक वेबसाइट है बाय हट के करके, ठीक है। तो उसमें क्या है, प्राइस कंपेयर करके दिखाते हैं, अमेजोन पे कितना है, फ्लिपकार्ट पे कितना है सेम प्रोडक्ट का, ठीक है। तो आप जो है अलग अलग प्रोडक्ट का प्राइस को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कैसे वो लोग करते हैं, इनमें जो है बहुत ज़्यादा मल्टीपल डेटा जो है वो एंटर्ड रहता है, ठीक है। ये जो वेबसाइट्स है वो बहुत ही ज़्यादा स्टैटिस्टिकल डेटा का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो नाउ डेज प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट कैन बी फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी डोमेन सच एज टेक्नोलॉजी, हॉस्पिटलिटी, ऑटोमोबाइल्स, ड्यूरेबल अपैरल एक्सेट्रा। तो हम लोग जो है यहाँ पे कौन सा डेटा यूज़ करते हैं, स्टैटिस्टिकल डेटा यूज़ करते हैं, ठीक है। उसका जो हमारा नेक्स्ट है कंप्यूटर विजन। तो कंप्यूटर विजन समझना काफ़ी ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजीएस्ट चीज़ है ये, ठीक है। तो कंप्यूटर विजन, जिसको हम लोग CV के नाम से भी जानते हैं, इज़ अ डोमेन ऑफ एआई दैट डिपिक्ट्स द कैपेबिलिटी ऑफ ए मशीन टू गेट एंड एनालाइज विजुअल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो विजुअल इन्फॉर्मेशन जो है आपका, जिसमें आपका इमेजेस आ जाता है, वीडियोस वगैरह आ जाता है, ठीक है। तो ये विजुअल इन्फॉर्मेशन जो है उसको समझना, उसको पढ़ना, ये जो है काम कौन करता है, कंप्यूटर विजन करता है। और उसके बाद उसके बेसिस पे कुछ प्रेडिक्शन करना, कुछ डिसीजंस बनाने का काम जो है वो कंप्यूटर विजन का है, ठीक है। द एंटायर प्रोसेस इन्वॉल्व इमेज एक्वायरिंग, स्क्रीनिंग, एनालाइजिंग, आइडेंटिफाइंग एंड एक्सट्रैक्टिंग इन्फॉर्मेशन
तो पूरा जो प्रोसेस होता है कंप्यूटर विजन में वो क्या होता है, इमेज को एक्वायर करना है, उसको देखना है, स्क्रीन करना है, एनालाइज करना है और आइडेंटिफाई करके इन्फॉर्मेशंस को एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो ये एक एक्सटेंसिव प्रोसेस, ठीक है, जो भी कंप्यूटर्स है उसको अंडरस्टैंड करने में विजुअल कंटेंट को हेल्प करता है। मतलब जो भी विजुअल चीज़ें हैं, जो भी विजुअल कंटेंट है उसको समझने में कौन हेल्प करता है, समझने में हेल्प करता है आपका कंप्यूटर विजन। ठीक है, तो कंप्यूटर विजन जो है इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, जैसे कि अभी हम लोग चैट जीपीटी को कोई भी इमेज सेंड कर सकते हैं, तो वो जो है वो किसके थ्रू कर पाता है, वो कंप्यूटर विजन के थ्रू कर पाता है। ठीक है, तो कंप्यूटर विजन का गोल क्या है, कंप्यूटर विजन रिलेट्स प्रोजेक्ट्स ट्रांसलेट डिजिटल विजुअल डेटा इनटू डिस्क्रिप्शंस, दिस डेटा इज देन टर्न इनटू कंप्यूटर रीडेबल लैंग्वेज टू ऐड द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ठीक है, तो हम लोग इसका यूज़ करके क्या कर सकते हैं, जो विजुअल डाटा है उसको उसके एआई मॉडल के डेटा का, जो एआई मॉडल का जो आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है उसमें हेल्प करने में काम आता है। ठीक है, जो आपका विजुअल डेटा है उसको भी हम लोग दे सकते हैं, नहीं तो बस टेक्स्ट देना जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, कहीं कहीं हमें ज़रूरत पड़ सकता है कि हम इमेजेस दें। ठीक है, तो इसलिए कंप्यूटर विजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कंप्यूटर विजन का अगर रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स देखेंगे तो एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग में ये बहुत ही ज़्यादा काम आता है। जैसे कि कंप्यूटर विजन इज एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर फॉर क्रॉप मॉनिटरिंग, पेस्ट डिटेक्शन एंड यील्ड एस्टिमेशन। Drones with camera capture aerial images of farmland which are then analyzed to assess crop health and optimize farming practices। ठीक है, तो ड्रोन से जो है वो क्या करता है, जो क्रॉप से उसको देखा जाता है, उसका जो करंट कंडीशन है उसके बेसिस पे क्या किया जाता है, कुछ चीज़ें जो है एआई को फीड किया जाता है और वो जो है बताता है कि ये क्रॉप्स जो है हेल्दी है या नहीं है, इसको क्या चीज़ का ज़रूरत है, ये सब चीज़ें जो है इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करता है और एग्रीकल्चर में हेल्प करता है। सर्विलेंस सिस्टम जो होता है, ठीक है, मतलब कंप्यूटर विजन इज यूज्ड इन सर्विलेंस सिस्टम टू मॉनिटर पब्लिक स्पेस, बिल्डिंग एंड बॉर्डर्स। इट कैन डिटेक्ट सस्पिशियस एक्टिविटीज, ट्रैक इंडिविजुअल्स और व्हीकल्स एंड प्रोवाइड रियल टाइम अलर्ट टू सिक्योरिटी पर्सनल। ठीक है, तो अगर हम लोग जो है कंप्यूटर विजन का यूज़ करते हैं, जो भी आपका स्पेसिफिक कुछ सर्विलेंस सिस्टम है, मतलब कि चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए, ठीक है, जैसे कि आपका ट्रैफिक वाले पे हो गया या फिर कोई बॉर्डर का जो आपका इलाका है उधर हो गया। ठीक है, जहाँ पे क्या हो सकता है कि कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो सकता है, कुछ भी अगर अलग होता है, कुछ भी अगर डिफरेंट होता है, तो एआई जो है उसको आइडेंटिफाई कर लेगा और वो जो है डायरेक्टली बता सकता है कि क्या चीज़ वहाँ पे चल रहा है और ये कुछ गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा थर्ड एआई डोमेन है वो है आपका नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एनएलपी। ठीक है, तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो है वो आपका एनएलपी है। ठीक है, तो इट्स अ ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट डील्स विद द इंटरेक्शन बिटवीन कंप्यूटर एंड ह्यूमन यूजिंग नेचुरल लैंग्वेज। ठीक है, तो कंप्यूटर एंड ह्यूमन जो है जो नेचुरल लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी एआई में, अगर चैट जीपीटी में अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो भी वो समझ सकता है। ठीक है, तो वो कैसे समझ सकता है, क्या वो हिंदी में ही मतलब पहले से समझ पा रहा था? नहीं, तो ये नेचुरल लैंग्वेज की वजह से हो रहा है कि वो लोग ह्यूमन का लैंग्वेज को समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो नेचुरल लैंग्वेज रेफर्स टू लैंग्वेज दैट इज स्पोकन रिटन बाय पीपल एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग अटेम्प्ट टू एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द स्पोकन एंड रिटन वर्ड यूजिंग एल्गोरिदम। ठीक है, तो जो भी आपका स्पोकन और रिटन वर्ड है उसका यूज़ करके वो लोग कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो है एनएलपी का क्या है, टू रीड, डिसिफर, अंडरस्टैंड एंड मेक सेंस ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज इन ए वैल्यूएबल मैनर। ठीक है, तो नेचुरल लैंग्वेज का एक ही जो है आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि आपका जो भी ह्यूमन लैंग्वेज होता है, नेचुरल लैंग्वेज होता है, उसको पढ़ सके, उसको डिसिफर कर सके, अंडरस्टैंड कर सके और ह्यूमन लैंग्वेजेस का एक सेंस वो बना सके। ठीक है, तो यही आपका बेसिक ऑब्जेक्टिव है एनएलपी का। ओके, अगर हम लोग देखें कि एनएलपी जो है उसका रियल वर्ल्ड यूज केसेस क्या है, ठीक है, तो सबसे पहला तो ईमेल फिल्टर है। ठीक है, ईमेल फिल्टर में कैसे हेल्प करता है जो आपका एनएलपी है, ईमेल फिल्टर आर वन ऑफ द मोस्ट बेसिक एंड इनिशियल एप्लीकेशन। ठीक है, इट स्टार्टेड विद स्पैम फिल्टरिंग, अनकवरिंग सर्टेन वर्ड्स और फ्रेजेस दैट सिग्नल अ स्पैम मैसेज। ठीक है, कि कुछ वर्ड्स, कुछ फ्रेजेस जो है वो यूज़ किया जा सकता है लैंग्वेज में, जिससे उसे एआई को पता चल जाएगा कि ये एक स्पैम मैसेज हो सकता है, तो उसे वो क्या कर देगा, फिल्टर करके स्पैम वाले सेक्शन में डाल देगा। ठीक है, उसका जो मशीन ट्रांसलेशन है, ठीक है, तो एनएलपी जो है आपका गूगल ट्रांसलेट, माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेट जो है इन सिस्टम में यूज़ किया जाता है ताकि चीज़ों को ट्रांसलेट किया जा सके। ठीक है, तो ये सब जो है बेसिक यूजेस है एनएलपी का। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारा 1.3 है, ठीक है, 1.3 हमारा इस चैप्टर का पार्ट है एथिकल फ्रेमवर्क्स। ठीक है, तो अभी तक जो भी चीज़ें मैंने आपको बताया आई होप समझ में आया होगा। कोई टॉपिक आपको समझ ना आए तो आपको क्या करना है वो मुझे बता देना है। ठीक है, मैं आपको फिर से एक बार कभी और एक अलग वीडियो में या फिर शॉर्ट्स में बता दूंगा। ठीक है,
तो जो आपका 1.3 है एथिकल फ्रेमवर्क्स, उसको अगर हम लोग देखेंगे तो फ्रेमवर्क्स एंड एथिकल फ्रेमवर्क्स, ठीक है। तो व्हाट आर फ्रेमवर्क्स, तो हमें पहले समझना है कि फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं। फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं? फ्रेमवर्क्स आर अ सेट ऑफ स्टेप दैट हेल्प अस इन सॉल्विंग प्रॉब्लम। दे प्रोवाइड ए स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम इन ए ऑर्गेनाइज्ड मैनर। तो फ्रेमवर्क क्या है? एक सेट ऑफ स्टेप्स है, ठीक है, जो कि हमें हेल्प करता है कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, ठीक है। वो हमें स्टेप बाय स्टेप गाइड प्रोवाइड करके प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ठीक है, तो एक ऑर्गेनाइज मैनर पे। उसके बाद फ्रेमवर्क्स जो है क्या करता है? फ्रेमवर्क ऑफर स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंश्योरिंग दैट ऑल रेलेवेंट फैक्टर्स एंड कंसिडरेशंस आर टेकन इनटू अकाउंट, ठीक है। तो फ्रेमवर्क्स ऑफर स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, ओके। जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच जो है वो ऑफर करता है, ठीक है, ताकि जो भी रेलेवेंट फैक्टर है, जो भी कंसिडरेशन है, उसको हम लोग एक साथ लें, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ छोड़ दिए, ऐसा नहीं करना है। दे ऑल्सो सर्व एज अ कॉमन लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन एंड कोलेबोरेशन, ठीक है, और फैसिलिटेटिंग द शेयरिंग ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड प्रमोटिंग कंसिस्टेंटी इन प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथोडोलॉजीज, ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने का जो मेथड्स होता है, मेथोडोलॉजी मतलब जो मेथड्स है, टेक्निक से यूज़ किया जाता है, ठीक है, तो उसमें जो है मतलब ये एक बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल काम है, ठीक है। ये यूज़फुली काम करता है फ्रेमवर्क्स, ठीक है, क्योंकि ये जो है बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करता है ताकि कंसिस्टेंट जो है हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, ठीक है। वहीं पे फ्रेमवर्क्स तो आपको समझ में आ गया क्या होता है। अब हमें जानना है कि एथिकल फ्रेमवर्क्स क्या होता है। व्हाट आर एथिकल फ्रेमवर्क्स, ठीक है। तो एथिकल फ्रेमवर्क्स बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। एथिकल में आपको बस एथिकल वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। एथिक्स क्या होता है, ठीक है। एथिक्स आर अ सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ और मोरल विच हेल्प अस सेपरेट राइट फ्रॉम रॉन्ग, ठीक है। क्या सही है क्या गलत है, ठीक है, सही और गलत जो है वही चीज़ जो है हमें पता करना है, और वही चीज़ जो है वो एथिक्स कहलाता है, ठीक है। तो ethical frameworks help ensure that the choices we make do not cause unintended harm, providing a systematic approach to navigate complex moral dilemmas by considering various ethical principles and perspective, ठीक है। तो ethical framework जो है इस चीज़ को इंश्योर करता है कि जो भी चॉइसेस हम करें, ठीक है, जो भी चूज़ हम करें, जो भी चीज़ें को हम चूज़ करें, वो जो है किसी को भी अनइंटेंटेड हार्म ना करे। और एआई के फ्रेमवर्क में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोई भी हमारा जो चॉइस है वो किसी को भी हार्म ना करे, ठीक है। तो ये जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका आपको ध्यान रखना है कि एथिकल फ्रेमवर्क जो है क्या चीज़ करता है, वो हमारे चॉइसेस को देखता है कि हमारे जो चॉइसेस है वो किसी को भी हार्म नहीं करना चाहिए, ठीक है। और हमें जो है एकदम न्यूट्रल एक बहुत ही अच्छा चीज़ करना चाहिए जो कि सबके लिए इक्वल है, और उसको हम लोग अभी आगे चल के देखते हैं कि वो हम लोग कैसे करते हैं और क्या हार्म जो है वो लोगों को हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए हमें पहले जानना पड़ेगा कि जो हमारा डिसीज़न होता है, ठीक है, वो किस चीज़ों पे बेस्ड होता है, ओके। हमारा डिसीज़न जो होता है, ठीक है, कोई भी एक डिसीज़न लेता है, ठीक है, कोई भी एक व्यक्ति जो है डिसीज़न लेता है। आपने एक डिसीज़न लिया कि आज जो है आप जाएंगे रेस्टोरेंट में, और रेस्टोरेंट में अपने 2-3 दोस्तों के साथ आप क्या करेंगे, वहाँ पे जाके आप जो है पनीर खाएंगे और साथ ही साथ वहाँ पे कुछ ड्रिंक्स वगैरह पियेंगे, मतलब जो नॉर्मल आपका जो शेक्स वगैरह है, मिल्क शेक हो गया, ठीक है। तो ये सब जो है आप वहाँ पे जाके मतलब करने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो आपने डिसीज़न लिया वो किस किस चीज़ों पे इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है, कौन कौन चीज़ें जो है आपको उस डिसीज़न को इन्फ्लुएंस करता है, ओके। तो अंडरस्टैंडिंग आवर ओन biases एंड थॉट प्रोसेसेस बिहाइंड डिसीजन हेल्प अस बिल्ड एथिकल फ्रेमवर्क दैट आर साउंडर, ठीक है। तो हमें पहले अपने biases को देखना पड़ेगा। ब्यास मतलब कि जो हम लोग भेदभाव कर सकते हैं, ठीक है, किस किस फैक्टर्स पे कर सकते हैं, उन सब चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तभी हम लोग जो है समझ पाएंगे एथिकल फ्रेमवर्क्स को, और हम लोग उसको और बेटर वे में अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो यहाँ पे 3 की फैक्टर्स है, ठीक है, जो कि नोइंगली या फिर अननोइंगली इन्फ्लुएंस करता है आपके डिसीजन को, ठीक है। आपने जो डिसीजन लिया है उसमें आपका मतलब इंटेंशन रहा कि नहीं रहा वो मैटर नहीं करता है, बट ये 3 की फैक्टर्स जो है वो हमें अफेक्ट करता है। तो सबसे पहले वैल्यू ऑफ ह्यूमन वर्सेस नॉन ह्यूमंस, ठीक है, कि हाउ मच वेट वी गिव टू ह्यूमन लाइफ कंपेयर टू अदर लिविंग बीइंग और एंटिटीज, ठीक है। तो हम लोग ह्यूमन लाइफ को कितना वैल्यू देते हैं, ठीक है, और नॉन ह्यूमन लाइफ को कितना वैल्यू देते हैं, ये भी हमारे डिसीजन को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। हमारे लिए जानवर का वैल्यू इतना ही है क्या जितना हमारे लिए ह्यूमन का वैल्यू है? ऐसा नहीं होता है। मैक्सिमम केसेस में ये हमारे डिसीजन को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। जो दूसरा चीज़ है वो है हमारा रिलीजन। इज़ द डिसीजन आई एम टेकिंग अलाइन विथ माई रिलीजियस व्यूज़ एंड बिलीव्स, ठीक है। तो रिलीजन आपको बहुत बार जो है बहुत चीज़ों करने के लिए रेस्ट्रिक्ट करता है, और वो जो है आप अननोइंगली उस चीज़ को करते हैं
जैसे कि आप जो रेस्टोरेंट में गए वहाँ पे पनीर खाए, हो सकता है आपके रिलीजन में जो नॉन वेज खाना है वो अलाउड ना हो, ठीक है। तो आप जो है अपने रिलीजियस बिलीफ्स की वजह से अपने डिसीजन को अल्टर करते हैं और वो आपको पता नहीं होता है कि आप अपने रिलीजियस बिलीफ्स की वजह से वो कर पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपका इंट्यूशन एंड वैल्यूज होता है, ठीक है, इंट्यूशन एंड वैल्यूज क्या होता है, डस व्हाट आई एम थिंकिंग साउंड करेक्ट बेस्ड ऑन माई पर्सनल वैल्यूज, ठीक है। सर कि हम लोग जो है मतलब कोई भी चीज़ मतलब जो भी हम सोच रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या सही है, ठीक है, जो भी हमारा पर्सनल वैल्यूज है उसके बेसिस पे। तो ये 3 चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, जो हमारे डिसीजंस को बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, ठीक है, ये हमारे डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है। और भी कुछ अदर हिडन व्यास होते हैं, जैसे कि आइडेंटिटी ऑफ द रेसिपेंट, ठीक है, जो भी सामने वाला व्यक्ति है उसका आइडेंटिटी क्या है, लोकेशन क्या है उसका, ब्यास टुवर्ड रिलेटिव्स, ठीक है, जो भी रिलेटिव है उसके रिगार्डिंग हमारा क्या थॉट्स है, क्या हम लोग सोचते हैं, अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन अनकवर्ड, ठीक है, जो सामने वाला व्यक्ति है उसके बारे में हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या क्या नहीं है। हो सकता है वो एक बहुत ही अच्छा इंसान हो बट उसने एक गलत काम किया था, बस हमें वही पता है, तो इस बेसिस पे हमारा डिसीजन जो है वो बियास्ड हो सकता है। तो ये सब चीज़ें जो है उसको अफेक्ट करता है। तो हमें देखना है अब टाइप्स ऑफ एथिकल फ्रेमवर्क, ठीक है। तो एथिकल फ्रेमवर्क जो है वो कुछ अलग अलग टाइप्स में डिवाइड करते हैं हम लोग, ठीक है। तो एथिकल फ्रेमवर्क जो है उसको हम लोग जो है वो 2 ही मेन पार्ट में डिवाइड किए हैं, ठीक है, एथिकल फ्रेमवर्क जो है एआई के लिए। तो एक तो आपका सेक्टर बेस्ड है, एक है आपका वैल्यू बेस्ड, ठीक है। सेक्टर बेस्ड में अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो सेक्टर बेस्ड में हमारा बस एक ही यहाँ पे दिया गया है जो कि है बायोएथिक्स, ठीक है, हेल्थ केयर में एप्लीकेशन के लिए होता है, इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। वैल्यू बेस्ड में हमारे पास 3 है, ठीक है। वैल्यू बेस्ड में राइट बेस्ड है, ठीक है, जो कि ह्यूमन राइट एंड डिग्निटी को प्रमोट करेगा और उसको प्रोटेक्ट करेगा। यूटिलिटी बेस्ड है, ठीक है, कि मोर यूटिलिटी का मतलब क्या होता है वो आप जान लीजिए पहले, ठीक है। यूटिलिटी का मतलब होता है एक तरह से सेटिस्फेक्शन, ठीक है, सेटिस्फेक्शन होता है यूटिलिटी का मतलब। तो जो वैल्यू बेस्ड है, ठीक है, वैल्यू बेस्ड जो आपका एथिकल फ्रेमवर्क है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, यूटिलिटी बेस्ड आपको देखने को मिलेगा। यूटिलिटी मतलब कि व्हाट ऑफर्स मोर गुड देन हार्म, मतलब कि कौन सा चीज़ जो है वो ज़्यादा अच्छा प्रोवाइड करता है लोगों को, वो आपको जानना पड़ेगा, ठीक है, वो एक है, ठीक है, वैल्यू बेस्ड में। उसके बाद वर्च्यू बेस्ड होता है, मतलब कि फोकसेस ऑन कैरेक्टर एंड वर्च्यू, मतलब कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स में, मतलब कैरेक्टरिस्टिक नहीं सॉरी, कैरेक्टर एंड वर्च्यूज मतलब कि वैल्यूज़ पे वो फोकस करता है, ठीक है। और ये है भी वैल्यू बेस्ड, तो वैल्यूज़ पे फोकस करेगा, कैरेक्टर के वैल्यूज़ पे फोकस करेगा। तो ये सब जो है एथिकल फ्रेमवर्क्स है उसके पार्ट है। तो इसको चलिए हम लोग डिटेल में देखते हैं। मैंने अभी आपको जो भी बताया ये एक शॉर्ट चीज़ें था, तो इसको हम लोग अगर डिटेल में देखते हैं तो वैल्यू बेस्ड फ्रेमवर्क जो है उसको देखिए अगर, तो पहला है आपका राइट बेस्ड, फिर है यूटिलिटी बेस्ड और फिर है वर्च्यू बेस्ड। तो राइट बेस्ड क्या है, प्रायोरिटाइजेस द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड डिग्निटी, वैल्यूइंग ह्यूमन लाइफ ओवर अदर कंसिडरेशंस, ठीक है। तो राइट बेस्ड जो है आपका यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसमें इसके हिसाब से जो हमारा ह्यूमन राइट एंड डिग्निटी है उसको प्रायोरिटाइज किया जाता है, उसके प्रोटेक्शन को प्रायोरिटाइज किया जाता है, ह्यूमन लाइफ को किसी और चीज़ों के कंसिडरेशन में ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है, ठीक है। इट एम्फसाइजेस रेस्पेक्टिंग इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, डिग्निटी एंड फ्रीडम, ठीक है, मतलब कि जो इंडिविजुअल है उसके पास फ्रीडम होना चाहिए, डिग्निटी होना चाहिए, ऑटोनॉमी होना चाहिए, इन सब चीज़ों को रेस्पेक्ट करता है। और एआई के मामले में अगर देखेंगे, इंश्योरिंग सिस्टम डू नॉट वायलेट ह्यूमन राइट्स और डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट सर्टेन ग्रुप्स। तो एआई में इसका क्या यूज़ है, एआई में इसका यही यूज़ है कि एआई मॉडल जो है कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए, ठीक है। किसी भी इंसान को किसी भी रिलीजन के बेसिस पे, किसी कास्ट के बेसिस पे, किसी ग्रुप के बेसिस पे उसे डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। एआई मॉडल का एक बेसिक प्रिंसिपल ये है। तो इसके लिए राइट बेस्ड जो है आपका यहाँ पे रहता है। वैल्यू बेस्ड मतलब जो फ्रेमवर्क है उसके अंदर ये आता है। उसका जो हमारा नेक्स्ट है यूटिलिटी बेस्ड, ठीक है, इवेल्युएट एक्शन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमाइजिंग यूटिलिटी और ओवरऑल गुड, एमिंग फॉर आउटकम दैट ऑफर द ग्रेटेस्ट बेनिफिट्स एंड मिनिमाइजेस हार्म। तो एक ऐसा एक्शन लिया जाए, ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड कर सके, मतलब मैक्सिमाइजिंग बेनिफिट, ठीक है, जो बेनिफिट हो मैक्सिमम हो और जो लॉस है, जो हार्म है वो मिनिमम हो, ऐसा एक डिसीजन लिया जाए तो उसी को हम लोग यूटिलिटी बेस्ड वाला में डाल देते हैं, ठीक है। तो ये जो है ओवरऑल ज़्यादा अच्छा करने का सोचता है, ओके। वर्च्यू बेस्ड होता है वो क्या है, फोकसेस ऑन द कैरेक्टर एंड इंटेंशन ऑफ द इंडिविजुअल इन्वॉल्व इन द डिसीजन मेकिंग। इट आस्क्स वेदर एक्शन अलाइन विद वर्च्यूज प्रिंसिपल सच एज ऑनेस्टी, कंपैशन एंड इंटीग्रिटी, ठीक है। तो ये है कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, जो कुछ इंडिविजुअल है उसका जो कैरेक्टर है उसके बेसिस पे डिसीजन को बनाता है, ठीक है। जो भी इंसान है, ठीक है, उसका जो एक्शन है वो अलाइन करता है कि नहीं ऑनेस्टी, कंपैशन एंड इंटीग्रिटी के साथ, और उसके बेसिस पे कुछ डिसीजंस जो है वो बनाता है, ठीक है। तो ये आपके वैल्यू बेस्ड फ्रेमवर्क्स हो गए। उसके अलावा अगर हम
लोग देखेंगे जो आपका सेक्टर बेस्ड फ्रेमवर्क था उसका हमारे पास एक ही एग्जाम्पल था, वो है आपका बायोएथिक्स का। ठीक है, तो बायोएथिक्स का हम लोग लास्ट में देख लेते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, बायोएथिक्स जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर 4 प्रिंसिपल से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है बायोएथिक्स के 4 प्रिंसिपल्स के बारे में। ठीक है, तो बायोएथिक्स इज एन एथिकल फ्रेमवर्क यूज इन हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंसेस। ठीक है, बायोएथिक्स कहाँ पे यूज़ होता है? हेल्थ केयर और लाइफ साइंसेस पे यूज़ होता है। एंड इट डील्स विद एथिकल इश्यूज रिलेटेड टू हेल्थ, मेडिसिन एंड बायोलॉजिकल साइंस। ठीक है, जो आपका हेल्थ है, आपका मेडिसिन है, बायोलॉजिकल साइंस है, उसके बारे में जो एथिकल इश्यूज है उसके बारे में डील करता है। इंश्योरिंग AI एप्लीकेशंस इन हेल्थ केयर एडेयर टू एथिकल स्टैंडर्ड्स एंड कंसिडरेशन। ठीक है, मतलब जो आपका AI एप्लीकेशन है हेल्थ केयर पे, ठीक है, तो वो कुछ एक स्टैंडर्ड्स को फॉलो करे, कुछ कंसिडरेशंस को फॉलो करे। ठीक है, ऐसा ना हो कि AI का एप्लीकेशन की वजह से लोगों का जान जा रहा हो। ठीक है, तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल है बायोएथिक्स में AI के यूज़ में, ठीक है, तो वो है रेस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी। ठीक है, इनेबलिंग यूजर टू बी फुल्ली अवेयर ऑफ डिसीजन मेकिंग। मतलब जो भी इंसान है, जो भी व्यक्ति है, ठीक है, उसको मतलब ये पता होना चाहिए कि उसके हेल्थ सिस्टम में, उसके हेल्थ केयर में AI का यूज़ हो रहा है। अगर उसे आप बिना बता के AI का यूज़ करते हैं तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। AI का यूज़ हो रहा है तो उसको पता होना चाहिए, अगर वो चाहे तो उसको मना भी कर सकता है। ठीक है, तो वो ऑटोनॉमी का एक जो चीज़ है, ठीक है, जो भी मतलब व्यक्ति है उसको पूरा अवेयर करना है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग जो है उसका पूरा क्लियर रहना है कि वो खुद जानता हो कि उसके अंदर क्या यूज़ हो रहा है। ठीक है, उसके बाद जो आपका नॉन मेलिफिसेंस, ठीक है, नॉन मेलिफिसेंस क्या है? डू नो हार्म कॉज द लीस्ट पॉसिबल हार्म। ठीक है, मतलब कि सबसे कम जो हार्म हो सकता है ना, वो चीज़ करना है हमें। ठीक है, एकदम बिल्कुल भी हार्म नहीं करना है। हेल्थ केयर एक बहुत ही ज़्यादा मतलब सेंसिटिव चीज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ का अगर इसका एक और मीनिंग देखेंगे, नॉन मेलिफिसेंस का मतलब क्या होता है? रेफर्स टू अवॉइडिंग कॉजिंग हार्म और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, मिनिमाइजिंग हार्म एंड प्रायोरिटाइजिंग एक्शन दैट प्रिवेंट इट। ठीक है, तो हमें ऐसे एक्शंस लेना है, ऐसे एक्शंस का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है, जो कि हार्म को बिल्कुल ही मिनिमाइज कर दे। ठीक है, कम से कम नुकसान हो। ठीक है, नुकसान ना के बराबर चाहिए और हमें बस बेनिफिट्स चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो हेल्थ केयर में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप जो है नॉर्मली अगर कुछ काम कर रहे हैं उसमें आपको कुछ गलत चीज़ें बता भी दिया है AI ने, तो उससे आपका कुछ नुकसान नहीं होगा, बट हेल्थ केयर में अगर ऐसा होता है तो लोगों का जान भी जा सकता है। ठीक है, बेनिफिसेंस जो है, ठीक है, बेनिफिसेंस का मतलब क्या है? मैक्सिमम बेनिफिट जो है जितने भी लोग हैं उनके लिए होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि जो भी इंसान है उसका मैक्सिमम वेलबींग जो है वो रहना चाहिए, और जस्टिस जो है वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जो भी मतलब आपका जो AI हेल्थ केयर है, ठीक है, बायोएथिक्स जो है, ठीक है, उसमें जो है किसी के साथ इनजस्टिस जो है बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ें जो है यहाँ पे आपके 4 प्रिंसिपल है। ठीक है, तो ये 4 प्रिंसिपल्स को आपको जो है एकदम ध्यान में रखना है बायोएथिक्स के। ठीक है, और उसके अलावा जो भी चीज़ें हमने आगे पढ़ा वो सब भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, सभी को आप अच्छे से देखिए, फर्स्ट चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ये आपका एक बेस बिल्ड करेगा। ओके, और बाकी जो कुछ मीनिंग्स जो है यहाँ पे नीचे में दिया गया है उसको आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आप देख लीजिए, और इसके अलावा हम लोग जो है अब इस चैप्टर को एंड करेंगे। बाकी अगर आपको ई बुक चाहिए तो आप जो है डेफिनेटली जाके चेकआउट कीजिए, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। और काफ़ी मतलब अच्छा ई बुक है, ओवरऑल काफ़ी अच्छा फीडबैक मिला है मुझे। लास्ट ईयर भी मैंने AI का तो नहीं बट दूसरे सब्जेक्ट का बिका था, और AI का इस साल बच्चे जो ले रहे हैं वो लोग जो है काफ़ी अच्छा ही बता रहे हैं। ठीक है, तो आप जो है ज़रूर से ज़रूर एक ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।